वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट में ये हमारे सामने पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है। आपको बताना है कि सुन्नी ट्रायंगल जो कि इराक में है, दिए गए ऑप्शन में वह कौन सा शहर है जो उसका भाग नहीं है। तो दिए गए ऑप्शन में सही उत्तर है बसरा। और सुन्नी ट्रायंगल को आप इस मैप में दे सकते हैं। ये है सुन्नी ट्रायंगल, ठीक है, जिसमें आपको ये जो तीन शहर हैं बगदाद, रमादी और तिकरित ये देखने को मिलेगा। तो बगदाद, रमादी और तिकरित, तो बगदाद यहाँ पे है, रमादी ये है और तिकरित पोर्शन ये है, ठीक है। तो ये तीनों शहर जो है वो सुन्नी ट्रायंगल में आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो बसरा है, बसरा यहाँ पे है, ठीक है। तो बसरा की पोजीशन ये है, बसरा यहाँ पे इस सुन्नी ट्रायंगल के अंतर्गत नहीं है। अब हम जानेंगे डिटेल में कि आखिर ये सुन्नी ट्रायंगल या सुन्नी त्रिकोण है क्या। देखिए, सुन्नी ट्रायंगल बगदाद के उत्तर और पश्चिमी में इराक का घनी आबादी वाला क्षेत्र है। यह है बगदाद, आप इसमें देख सकते हैं इसके नॉर्थ और इसके वेस्ट में, ठीक। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो क्षेत्र है वह सुन्नी ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। और सुन्नी ट्रायंगल इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो सुन्नी मुस्लिम उनकी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा है। इस वजह से इस क्षेत्र को बोलते हैं सुन्नी ट्रायंगल। अब इस क्षेत्र के अंतर्गत जो अन्य शहर हैं जो आते हैं वो है शामरा, फालूजा, बलाद, हीत, अल्ताजी और अल करमो। तो इन शहरों का भी नाम याद रखिएगा, ठीक। ये काफी इंपॉर्टेंट और ये देखा जाए कि परीक्षा की दृष्टि से ये जो क्षेत्र है वो काफी इंपॉर्टेंट है और हमेशा हाईलाइट रहते हैं, ठीक है। तो सुन्नी ट्रायंगल क्या है, या सुन्नी मुस्लिम से भरा घनी आबादी वाला क्षेत्र है जो कि बगदाद के उत्तर और पश्चिम का क्षेत्र है। इसमें जो अन्य क्षेत्र हैं वो सामरा, फालूजा, बलाद, हीत, अल्ताजी और अल करमा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यह है कि वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जीएपी, तो गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, यह आपको बताना है। तो देखिए, जो जीएपी 1985 में प्रारंभ हुआ उसका मुख्य उद्देश्य था इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना, ठीक है। तो जो गंगा का जो जल है उसको जो है वो पॉल्यूशन फ्री करना, इसका जो है वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था किसका, गंगा एक्शन प्लान का। तो गंगा एक्शन प्लान जो कि 1985 में प्रारंभ होता है, उसका जो मेन उद्देश्य है उसको प्रदूषण रहित करना। थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। देखिए, जो गंगा एक्शन प्लान है वह दो चरणों में विभाजित किया गया है, ठीक है। पहला चरण 1985 में प्रारंभ होता है और उस समय जो गंगा एक्शन प्लान पहला होता है उस समय केवल और केवल 3 राज्यों को समाहित करते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। जब गंगा एक्शन प्लान का जो दूसरा फेज है जो कि 1993 में प्रारंभ होता है, उसमें 7 राज्यों को शामिल किया गया है, जिसमें उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और हरियाणा शामिल किए गए। दूसरे चरण में इन सभी सहायक नदियों के लिए गंगा एक्शन प्लान बनाया गया था। और सहायक नदियां कौन सी, यमुना, महानंदा, गोमती और दामोदर भी, ठीक है। और इसी मतलब कि जो गंगा एक्शन प्लान सेकंड है उसी के अंतर्गत राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना एनआरसीपी, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम भी प्रारंभ किया गया। तो गंगा एक्शन प्लान को जो है वो 2 फेज में लाया गया, एक 1985 में और दूसरा जो है 1993 में। तो पहले जो है केवल और केवल जो है 3 स्टेट कवर किए गए थे, ठीक है। और दूसरे फेज में जो है वो 7 स्टेट, ये चीज को याद रखिएगा। अगला प्रश्न यह है कि अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो दिए गए ऑप्शन में जो है रणथंभौर, गुजरात, वारंगल और चित्तौड़, ये जो है वो ऑप्शंस हैं। इसमें आपको बताना है कि पहले वो कौन सा क्षेत्र विजित करता है, फिर उसके बाद कौन सा, फिर उसके बाद कौन सा, ठीक है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो जो सी ऑप्शन है वो सही है। पहले वो विजिट करता है गुजरात, ठीक। गुजरात जो है वो 1299 में, ठीक है, 1299 ईस्वी में गुजरात विजय करता है। उसके बाद नंबर आता है रणथंभौर का। रणथंभौर वो जीतता है 1301 में। उसके बाद वो जीतता है चित्तौड़ 1303 के आसपास, ठीक है। तो गुजरात 1299, रणथंभौर 1301 और चित्तौड़ 1303। वारंगल की विजय होती है उसकी 1310-11 में, ठीक है।
तो यह क्रम है। अब इसमें जो 3 क्षेत्र हैं, रणथंभौर, गुजरात और चित्तौड़, ये जो है हुए उसके उत्तर भारत के विजित क्षेत्र के अभियान है, ठीक है। और वारंगल जो है वो दक्षिण भारत के विजित क्षेत्र है। अब थोड़ा डिटेल में जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के जो भी अभियान हैं उनको 2 भागों में हम बांट के स्टडी कर सकते हैं। एक है उत्तर भारत का अभियान और दूसरा जो है दक्षिण के अभियान, जो वो विजित करता है। तो उत्तर भारत के अभियान के अंतर्गत गुजरात अभियान जो कि 1299 में, रणथंभौर अभियान 1300 से 1301 ईस्वी में, चित्तौड़ अभियान 1303 में, मालवा का अभियान 1305 में, सिवाना जो कि राजस्थान के बाड़मेर जिले में है वो 1308 ईस्वी में, उसके बाद जालौर जो कि राजस्थान में है वो 1311 ईस्वी में। तो ये हुआ उसके उत्तर भारत के अभियान। इसी क्रम में दक्षिण भारत के अभियान की हम बात करते हैं जो वो विजित करता है। एक है देवगिरी महाराष्ट्र 1306 में, काकतिया या वारंगल बोलिए, तो यह 1310 से 1311 ईस्वी के बीच में यह उसका विजय अभियान होता है। द्वार समुद्र के होयसल वंश के शासक वो भी 1311 में, और मदुरा के पांड्य शासक पे विजय प्राप्त करता है 1311 ईस्वी में। तो यह स्लाइड जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें उत्तर भारत के अभियान और दक्षिण भारत के अभियान दोनों को जो है वो क्लासिफाई करके दिया गया है और इसके साथ में उसका टाइम पीरियड भी दिया गया है। तो यह काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न यह है कि यूनाइटेड नेशन यूएनडीपी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज आइडेंटिफाइड फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पॉवर्टी, व्हिच वन इज करेक्ट। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है, कौन सा एक सही है। देखिए जो यूएनडीपी है वह 2 तरीके की निर्धनता की बात करता है, एक इनकम पॉवर्टी जिसको आय निर्धनता बोलते हैं और दूसरा जो है मानव निर्धनता। तो यूएनडीपी के अनुसार दोनों तरीके की निर्धनता की बात की जाती है, इस वजह से जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम जानेंगे कि आखिर ये होता क्या है, इनकम पॉवर्टी और ह्यूमन पॉवर्टी है क्या। देखिए इनकम पॉवर्टी विच अराइज ड्यू टू लैक ऑफ नेसेसिटीज ऑफ मटेरियल वेलबींग, मतलब आय गरीबी जो भौतिक कल्याण की आवश्यकताओं की कमी के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है। जो फिजिकल नीड है वो नहीं पूरी हो पाएगी तो उसको हम डालेंगे आय गरीबी के अंतर्गत। ह्यूमन पॉवर्टी क्या है, विच इज द डिनायल ऑफ अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे जो कीवर्ड है डिनायल ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर लिविंग अ डिसेंट स्टैंडर्ड लाइफ, मतलब कि ऐसा अवसर ही न मिल पाए जिससे आप एक स्टैंडर्ड लाइफ, एक डिसेंट स्टैंडर्ड लाइफ जी सकें, वो आएगा ह्यूमन पॉवर्टी के अंदर, मानव गरीबी के अंतर्गत। तो मानव गरीबी जो एक सभ्य जीवन स्तर जीने के अवसर से वंचित है, ठीक है। तो ये 2 तरीके की पॉवर्टी जो है यूएनडीपी के द्वारा निर्धारित की गई है, एक है इनकम पॉवर्टी और दूसरा है ह्यूमन पॉवर्टी। नेक्स्ट केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है जो मनाया जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उसके द्वारा जो घोषणा की गई है कि डॉल्फिन डे अब किस दिन को मनाया जाएगा, तो वह डेट क्या है। तो यह डेट है 5 अक्टूबर। तो हर साल जो है 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे मनाया जाएगा। अब जानते हैं थोड़ा डिटेल में। देखिए एक्वेटिक इकोसिस्टम की अगर बात की जाए, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की बात की जाए, तो उसके लिए जो डॉल्फिन है वो काफी इंपॉर्टेंट क्रिएचर है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिएचर है। और एक चीज याद रखेगा, डॉल्फिन जो है स्तनपाई जंतु है। क्या है, स्तनपाई, या इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में बोलेंगे मैमल्स, ठीक है। तो मैमल्स की कैटेगरी में क्या आती है, डॉल्फिन आती है। तो डॉल्फिन एक स्वस्थ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, मतलब एक हेल्दी एक्वेटिक सिस्टम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक। और डॉल्फिन का कंजर्वेशन इसलिए जरूरी है कि बहुत सारी स्पीसीज जो है इसके आधार पे जो है वो जीवित रहती हैं, ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए जो हमारा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय है उसने जो है वो डॉल्फिन डे मनाने के लिए 5 अक्टूबर का दिन घोषित किया है, ठीक है। एक और चीज याद रखिए, जो IUCN, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, ठीक, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की जो रेड लिस्ट है, इसकी एक रेड लिस्ट होती है जिसमें जो है वो इंडेंजर्ड प्राणियों को जो है वो शामिल किया जाता है, जिनकी जो है वो विलुप्ति के कगार पे होते हैं, जिनके बचाव के और रख रखाव की काफी इंपॉर्टेंस होती है, उनके लिए एक रेड लिस्ट तैयार की जाती है IUCN के द्वारा। तो IUCN की रेड लिस्ट में यह लुप्त प्राय
के रूप में वर्गीकृत किया गया है, इंडेंजर्ड एनिमल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। किसको? डॉल्फिन को। तो ये याद रखें, इंडेंजर्ड की कैटेगरी में है। तो एक और सर्वेक्षण प्राप्त हुआ है 2012 से 2015 में, WWF, ठीक है क्या? WWF, वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया, और उत्तर प्रदेश वन विभाग के आकलन में गंगा, यमुना, चंबल, केन, बेतवा, सोन, शारदा, गेरुआ, महागरा, गंडक और राप्ती में लगभग 1272 डॉल्फिन की संख्या को दर्ज किया गया है। ठीक है, तो एक चीज यहां से ये भी ध्यान में रखना है कि इन जो नदियों का नाम लिया गया है, गंगा, यमुना, चंबल, केन, बेतवा, सोन, शारदा, गेरुआ, महागरा, गंडक और राप्ती, इन नदियों में भी डॉल्फिन पाई जाती हैं। और 2012 से 2015 के बीच में WWF इंडिया और उत्तर प्रदेश वन विभाग का जो आकलन किया है, इनकी संख्या का आकलन जो है 1272 बताया है। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है खंभात तट। ठीक है, तो खंभात कोस्ट में जो है सबसे ज्यादा टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस होने की बात की जाती है। देखिए, पूरे भारत में जो पोटेंशियल है टाइडल एनर्जी का, वो है 8000 मेगावाट, या ये हम कह सकते हैं 8 गीगावाट। ठीक है, तो 8 गीगावाट की क्षमता में 7 गीगावाट प्रोडक्शन की क्षमता जो है केवल और केवल जो है वो खंभात की खाड़ी में, मतलब कि खंभात तट पे, खंभात कोस्ट में। तो टाइडल एनर्जी के रेफरेंस से अगर बात किया जाए तो टोटल क्षमता है भारत की 8 गीगावाट, जिसमें से 7 गीगावाट या 7000 मेगावाट जो है वो गल्फ ऑफ कॉम्बे जो कि गुजरात में है, वहां पे जो है प्रोडक्शन होने का अनुमान है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी। सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो यह जगह है मोहनजोदड़ो एवं लोथल। तो आपसे पूछा जा रहा है कि फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन द फिगर्स और मॉडल्स ऑफ बोट आर फाउंड। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के किस इस पुरा स्थल से नाव के चित्र और या मॉडल जो है प्राप्त हुए हैं? तो आप क्या याद रखेंगे? तो यह जगह है मोहनजोदड़ो और लोथल। डिटेल में जानते हैं। मोहनजोदड़ो में खोजी गई मोहरों पर नाव का एक मॉडल देखा जा सकता है। ठीक है, तो नाव का मॉडल जो है आप कहाँ देख सकते हैं? ये मोहनजोदड़ो की खोजी गई मोहरों पे। ये जो क्षेत्र है या सिंध जो प्रोविंस है पाकिस्तान का, उसमें सिंधु नदी के साइड में स्थित है। और यहाँ 1920 के दशक में महान स्नानागार मतलब ग्रेट बाथ, समान इमारतें और वजन छिपी हुई नालियां और सभ्यता की अन्य पहचान खोजी गई थी। अब हम बात करते हैं लोथल। तो लोथल की खुदाई से मिट्टी की मॉडल की नावें प्राप्त हुई हैं, जो आप इस तरीके से फिगर में देख सकते हैं। इस तरह लोथल में मिट्टी की मॉडल की आपको नाव देखने को मिल जाएगी। इसके साथ लोथल जो है गुजरात की खंभात की खाड़ी में है और यह भोगवा और साबर नदियों के बीच में स्थित है। तो लोथल कहाँ है? गुजरात में। और भोगवा और साबरमती नदियों के बीच वाला स्थल है। अन्य प्राचीन शहरों में लोथल मोहरों की खोज अन्य प्राचीन सभ्यताओं के साथ होने वाले व्यापार में इसके महत्व की ओर इशारा करती है। तो लोथल में जो पाई गई मोहरें हैं वह यह इंडिकेट करती हैं कि इस क्षेत्र का जो व्यापार है अन्य देशों या अन्य क्षेत्रों से भी हुआ करता था। अगला प्रश्न यह है कि हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन के संस्थापक सदस्य में थे यतीन्द्रनाथ, अजय घोष और फणींद्रनाथ घोष। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अब इनके बारे में जानेंगे डिटेल में। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन, अगर बात किया जाए SDU की, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन की स्थापना यतीन्द्रनाथ, अजय घोष और फणींद्रनाथ घोष ने की थी। अब अजय कुमार घोष के बारे में जानते हैं। तो अजय कुमार घोष 1909 से 1962, ठीक है, तब तक ये जो है वो रहते हैं। एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता थे। यतीन्द्रनाथ दास, जिन्हें जतीन दास के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और क्रांतिकारी थे और 63 दिनों के भूख हड़ताल के बाद लाहौर सेंट्रल जेल में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो उन्होंने जो है वो 63 दिनों तक भूख हड़ताल रखा था और जिसकी वजह से लाहौर सेंट्रल जेल में इनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये थे यतीन्द्रनाथ, या ये कहिए जतीन दास। अब हम बात करते हैं फणींद्रनाथ घोष के बारे में। तो फणींद्रनाथ घोष जो है पहले
रिवॉल्यूशनरी पार्टी के एक प्रमुख सदस्य थे। इन्होंने सरकारी गवाह बनकर, ध्यान दीजिएगा, सरकारी गवाह बनकर धोखे से इस मामले को धोखा दिया और सबूत दिए, जिसके कारण लाहौर संयंत्र मामले में क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। ये थे फणींद्रनाथ घोष। अगला प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। अब थोड़ी सी डिटेल में जानते हैं इसको। तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस 2018 से मनाया जा रहा है और पहले उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था उत्तर प्रदेश को। ठीक, और इसका नाम चेंज कब होता है उत्तर प्रदेश के रूप में? 24 जनवरी 1950 को इसे उत्तर प्रदेश के रूप में मान्यता दी गई। अब उत्तर प्रदेश दिवस 2023 मतलब इस वर्ष की आपकी थीम पूछी जाए कि उत्तर प्रदेश दिवस की इस वर्ष की थीम क्या है, तो इसका मुख्य विषय है निवेश और रोजगार। निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट और रोजगार मतलब एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इंग्लिश में भी याद रखिए, इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जो है वह उत्तर प्रदेश दिवस 2023 का थीम है, या ये कहा जाए मुख्य विषय है। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ठीक है, एन एग्जांपल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स। तो दिए गए ऑप्शन में आपका सही उत्तर है परमाणु ऊर्जा। बाकी के जो है लकड़ी हो गया, गोबर हो गया, कोयला हो गया, ये सब जो है वो बायोमास एनर्जी के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, अगर आपको पता करना हो कि कौन सा जो है बायोमास एनर्जी का सोर्स है और कौन नहीं है, तो इसके लिए एक सिंपल सा तरीका है, जो जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेसिड्यू हैं। ठीक है, तो जीव जंतुओं में प्लांट हो चाहे एनिमल, ठीक है, प्लांट हो चाहे एनिमल, ठीक, उनसे प्राप्त होने वाले जो पदार्थ हैं या रेसिड्यू हैं, ठीक, उनसे ऊर्जा अगर मिल रही है, उनसे एनर्जी मिल रही है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? वो आएगा बायोमास ऊर्जा के अंतर्गत। ये सिंपल सा तरीका याद रखने का। ठीक है, तो बायोमास ऊर्जा वह ऊर्जा है जो कार्बनिक पदार्थ हो। कार्बनिक पदार्थों से मतलब है लिविंग क्रिएचर, प्लांट या एनिमल, ये याद रखिए। तो कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त होती है और जो ऊर्जा का नवीकरणीय और टिकाऊ स्रोत है, ठीक है, रिन्यूएबल सोर्स है। और नवीकरणीय का मतलब ये होता है कि आप अपने जीवन काल में उसको पुनः प्राप्त कर सके। तो इसके अंतर्गत लकड़ी, गोबर गैस और कृषि मतलब खेती के जो अपशिष्ट पदार्थ है, ठीक है, वो जो है वो बायोमास ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए यौगिकों में कौन सा एक प्राकृतिक गैस मतलब कि नेचुरल गैस का मुख्य अवयव है? ठीक है, तो विच एमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ नेचुरल गैस? दिए गए ऑप्शन में जो सही उत्तर है वो है मीथेन। ठीक है, तो देखिए, प्राकृतिक गैस एक फॉसिल्स फ्यूल है, ठीक है, जीवाश्म ऊर्जा स्रोत है जो पृथ्वी के सतह के नीचे गहराई में बनता है और हम प्राकृतिक गैस का उपयोग ईंधन के रूप में और सामग्री और रसायन बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, और मीथेन के स्ट्रक्चर में अगर बात किया जाए तो एक कार्बन और 4 जो है आपको हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए मिलेंगे। यह जो है ये मीथेन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसका सूत्र क्या है? CH4। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? यह था शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी। और इसको डिटेल में जानते हैं। देखिए, शाहजहां के शासनकाल में कविंद्र आचार्य सरस्वती और जगतनाथ पंडित को शाही संरक्षण प्राप्त था। तो दो नाम याद रखिए, कविंद्र आचार्य सरस्वती और जगतनाथ पंडित, इनको जो है शाहजहां के शासनकाल में राजकीय संरक्षण प्राप्त था। पंडित जगन्नाथ ने रास गंगाधर और गंगा लहड़ी की रचना की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि रास गंगाधर और गंगा लहड़ी के रचनाकार कौन, तो पंडित जगन्नाथ। अब ये तो इंफॉर्मेशन थी शाहजहां के टाइम पीरियड की। जो अन्य मुगल शासक हैं उनके बारे में बात करें, जैसे जहांगीर और अकबर। तो जहांगीर के शासनकाल के दौरान तुझके ए जहांगीरी, इकबाल नामा ए जहांगीरी के रूप में रचनाएं की गई थी। शाहजहां के शासनकाल के दौरान पाशाहनामा, तुर्की ए शाहजहानी, शाहजहांनामा जैसे इतिहास के कार्यों की रचना की गई।
वाक़िअते ए आलमगिरी, खुलासत उल तवारीख, मुतखा उल लुबाब, नुस्खा ए दिलखुशा आदि ऐसी कृतियां हैं जिनकी रचना औरंगजेब के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, तो औरंगजेब के शासनकाल में जो हुई रचनाएं हैं या जो साहित्यिक उपलब्धियां हैं वो क्या है? वक़ीते ए आलमगिरी, खुलासत उल तवारीख, मुंतखा उल लुबाब, नुस्खा ए दिलखुशा आदि। अकबर के शासनकाल के बारे में बात कर ली जाए, जो साहित्यिक उपलब्धियां रही, तो अकबर के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण संस्कृत कृतियों की रचना की गई थी, जिसमें जिसमें पद्म सुंदर द्वारा श्रृंगार दर्पण, जो पद्म सुंदर थे उनके द्वारा श्रृंगार दर्पण, देव विमला द्वारा हीर सुभाग्यम, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये किताबें हैं। ठीक, तो देव विमला ने हीर सुभाग्यम की रचना की थी। इसके अलावा अकबर के शासनकाल के दौरान संस्कृत फारसी शब्दकोश पारसी प्रकाश, बहुत इंपॉर्टेंट है, पारसी प्रकाश है क्या है? यह संस्कृत फारसी शब्दकोश है के शीर्षक के तहत बनाया गया था। तो संस्कृत फारसी शब्दकोश को जो है वो पारसी प्रकाश नामक शीर्षक से जो है वो प्रकाशित किया गया था। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए कि पारसी प्रकाश है क्या, तो यह है संस्कृत फारसी शब्दकोश। और किसके शासनकाल में इसको तैयार किया गया था? तो अकबर के शासनकाल में। मुगल दरबार से जुड़े महत्वपूर्ण हिंदी कवि के अंतर्गत राजा बीरबल, मानसिंह, भगवान दास और नरहरि आदि आते हैं। ठीक है, तो राजा बीरबल, मानसिंह, भगवान दास और नरहरि का भी नाम याद रखना है, जो हिंदी कवि के अंतर्गत आते हैं। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में अवस्थित है? आपको बताना है कि केबुल लामजाओ नेशनल पार्क किस लेक में स्थित है? तो यह है लोकटक लेक में। ठीक, तो ये जो है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क का दृश्य है, आप देख सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान पूरी दुनिया में एक ऐसा उद्यान है, ऐसा नेशनल पार्क है जो तैरता है। ठीक है, तो एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के मणिपुर स्टेट में है। किस स्टेट में है? मणिपुर स्टेट में है। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? बिशनपुर। तो मणिपुर के बिशनपुर जिले में स्थित है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। और पूरे विश्व में यही एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इसकी एरिया की बात की जाए तो यह 40 किलोमीटर स्क्वायर या 15 वर्ग मील के क्षेत्र को कवर करता है। और यह किस झील में? लोकटक झील के पारिस्थितिकी तंत्र का ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ठीक है, तो अगर केबुल लामजाओ की बात किया जाए नेशनल पार्क की, तो यह जो है लोकटक लेक के अंतर्गत आता है। देखिए, जो फ्लोटिंग या ये कहा जाए तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान का जो इसको जो दर्जा मिला वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक विशिष्ट प्रकार की एक जो है वो फुमदी फुमदी जो है एक एक जैविक कचरे या बायोमास और कठोर मिट्टी के कणों से बना हुआ एक लेयर होता है। और यह लेयर इतना मजबूत होता है कि इस पे जीव जंतु और यहाँ तक कि इंसान भी जो है वो रह सकते हैं। तो यहाँ पे जो आप इन हिरणों को देख रहे हैं, ठीक है, इन हिरणों को देख रहे हैं या इसी इसी फुमदी, ठीक है, इसी फुमदी के ऊपर है। ठीक है, और ये फुमदी जो है वो पानी के ऊपर तैर रही है। ये फुमदी बनी कैसे है? ये फुमदी बनी है यहाँ के जो जलीय पौधे हैं और मिट्टी के एक्यूमुलेशन से। ठीक है, तो इसके नीचे आपको क्या मिलेगा? इसके नीचे मिलेगा पानी। ठीक, तो इस वजह से ये जो है वो फ्लोट करता रहा, ये तैरता रहता है। और यह इतना मजबूत होता है कि जीव जंतु के साथ जो है इंसान भी इस पे जो है वो टहल सकता है। तो यह विशेष जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो केवल और केवल आपको देखने को मिलेगा केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में, जो कि लोकटक झील में है। और यह किस राज्य में है? मणिपुर में, और मणिपुर के बिशनपुर जिले में। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, में से कौन सी नदी घाटी बेसिन का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? ठीक है, तो सबसे बड़ी जो है वो है महानदी। अब हम इन चारों नदी घाटी बेसिन के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं महानदी बेसिन के बारे में। तो इस बेसिन का कुल क्षेत्रफल जो है वो 1,41,589 स्क्वायर किलोमीटर है। महानदी का उद्गम जो है छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के पास से होता है। इसके प्रमुख सहायक नदियों में शिवनाथ, हसदेव, मांड, ईब, ओंग, तेल और जोंक है। नर्मदा बेसिन के बारे में बात करते हैं। यह बेसिन मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ राज्यों में लगभग लगभग 98,796 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।
नर्मदा नदी की अगर लंबाई की बात की 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है और अमरकंटक के निकट मैकाल श्रेणी से ये निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में बुरहनेर, बंजार, सेर, सक्कर, दूधी, तवा, गंजाल, कुंडी, गोई, करजन, तेंदोनी, बरना, कुलार, मान, उरी, हटनी और सांग है। ठीक है, तो इसका इसका जो है बेसिन एरिया कितना है, 98,796 स्क्वायर किलोमीटर। ये नर्मदा बेसिन की बात हो गई। और महानदी बेसिन 1,41,589 स्क्वायर किलोमीटर। अब चलते हैं अगले नदी बेसिन के बारे में। तो ये है ताप्ती बेसिन। तो ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से सतपुड़ा पर्वतमाला में होता है। तो बैतूल जिले के मुल्ताई में जो सतपुड़ा रेंज है, जो सतपुड़ा पर्वतमाला है, वहां से ताप्ती नदी जो है वो निकलती है। और यह बेसिन जो है गुजरात के सूरत, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर, जलगांव, भुसावल, धुले, सोनगढ़, सिंखेड़ा, नासिक, अमरावती, ये जो है वो महाराष्ट्र के शहर हैं। ये खंडवा, बैतूल, ये जो है मध्य प्रदेश के हैं। राज्यों में लगभग 65,145 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है। कावेरी बेसिन के बारे में बात करते हैं। कावेरी नदी बेसिन तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में पड़ती है। मतलब यह 3 राज्यों में फैली हुई है। क्या? तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। इसका उद्गम ताला कावेरी में स्थित पश्चिम घाट की तलहटी में होता है। और सिमसाल, हेमावती, अर्कावती, काबिनी, भवानी नदी, लोकपावनी, नोयल, अमरावती नदी कावेरी नदी की कुछ सहायक नदियां हैं। और अक्सर एग्जाम में जो है कावेरी कावेरी रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो पूछी जाती हैं। तो इन ट्रिब्यूटरीज का नाम जरूर याद रखिए। सिमसाल, हेमावती, अर्कावती, काबिनी, भवानी नदी, लोकापावनी, नोयल, अमरावती, ये जो है वो प्रमुख ट्रिब्यूटरीज के अंतर्गत आती हैं कावेरी नदी की। कई सहायक नदियों के साथ इसका जो क्षेत्रफल 81,155 स्क्वायर किलोमीटर का है। कितना? 81,155 स्क्वायर किलोमीटर। तो इन 4 नदी बेसिनों में जो सबसे बड़ा जो निकला वो क्या? महानदी बेसिन। कितना था इसका बेसिन एरिया? ये था 1,41,589 स्क्वायर किलोमीटर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपसे यह पूछा जा रहा है कि ऊष्मागतिकी रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? तो थर्मोडायनेमिकली द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन इज, तो यह है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है थर्मोडायनेमिकली रूप से सबसे स्टेबल जो है वो रूप है। ठीक, आपसे जो है वो सबसे मजबूत की बात नहीं की जा रही, सबसे स्थिर कौन सा रूप है उसकी बात की जा रही है। और यहाँ पे जो भी ऑप्शन आपको दिए गए हैं जैसे डायमंड है, फ्लोरीन्स है, ग्रेफाइट, कोल, ये सारे के सारे जो हैं ये कार्बन के एलोट्रॉप के अंतर्गत आते हैं, अपर रूप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे जो स्टेबल है वो है ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट। तो ऊष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप ग्रेफाइट है। ठीक है, ग्रेफाइट है और इसे काला सीसा कहा जाता है। तो ग्रेफाइट का दूसरा नाम क्या है? काला सीसा। यह ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक है। ध्यान दीजिएगा, ग्रेफाइट ही एक ऐसा ऐसा पदार्थ है जो कि ऊष्मा, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का जो है वो कंडक्टर है। हीरा, फुलरीन, कोयला कार्बन के अपरूप हैं। ठीक है, तो ये चारों के चारों जो है कार्बन के एलोट्रॉप के अंतर्गत आते हैं। इसमें ग्रेफाइट जो है सबसे स्टेबल है। अगर सबसे मजबूत की बात करें तो ये आएगा डायमंड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबसे स्टेबल पूछा जा रहा है थर्मोडायनेमिकली रूप से, तो ये है ग्रेफाइट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुक सप्तत का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा? ये भी जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यहाँ पे प्रश्न ये है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैड ट्रांसलेटेड चिंतामणि भट्ट संस्कृत टेक्स्ट सुक सप्तति इन पर्शियन एंड गेव इट द टाइटल तूतीनामा? तो निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुक सप्तति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा है? तो ये था ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। ठीक है, तो यह नाम याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब जानते हैं डिटेल में। ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी जो है चिंतामणि भट्ट के संस्कृत ग्रंथ सुक सप्तति का फारसी में अनुवाद किया और इसे तूतीनामा शीर्षक दिया। इसने कोक पंडिता, ध्यान दीजिएगा, दूसरी किताब है कोक पंडिता के रति रहस्य का भी फारसी में अनुवाद किया था। तो ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने चिंतामणि भट्ट के संस्कृत ग्रंथ सुक सप्तत का तो फारसी में अनुवाद किया है और इसका नाम भी चेंज कर दिया। क्या रखा नाम? तूतीनामा।
इसके साथ कोका पंडिता के रति रहस्य का भी फारसी में अनुवाद किया। तो कोका पंडिता की रचना क्या थी? रति रहस्य। इसका फारसी में अनुवाद इसी ने किया। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। ठीक है, कौन करता है? तो लोक लेखा समिति। ठीक है, द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज एग्जामिन्ड बाय पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, लोक लेखा समिति। अब लोक लेखा समिति के बारे में डिटेल में जानते हैं। लोक लेखा समिति भारत सरकार के विनियोग लेखे और उन पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के ऑडिट रिपोर्ट का जो है वो एग्जामिन करती है, परीक्षण करती है। लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या जो है वो 22 होती है, जिसमें 15 सदस्य जो है वो लोकसभा से आते हैं और 7 सदस्य जो है वो राज्यसभा से आते हैं। जो टोटल संख्या कितनी है? 22 है, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य जो है राज्यसभा से होते हैं। और जो लोक लेखा समिति होती है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा सदस्यों में से ही की जाती है तथा परंपरागत रूप से समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से ही चुना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर, ठीक है, जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका मतलब यह है कि जो यहाँ पे 4 शहर दिए गए हैं, जो नगर दिए गए हैं उत्तर प्रदेश के, उनको जो है आपको जनसंख्या के हिसाब से घटते हुए क्रम में अरेंज करना है। ठीक है, तो 4 शहर कौन कौन से दिए गए हैं? गाजियाबाद, कानपुर, आगरा, लखनऊ। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपको किसकी मिलेगी? कानपुर की। ठीक, उसके बाद लखनऊ, उसके बाद गाजियाबाद और लास्ट में जो होगा वो आगरा। तो इनके जो है वो पॉपुलेशन को देखते हैं। कानपुर की पॉपुलेशन है 29,20,67। ठीक है, लखनऊ की पॉपुलेशन है 29,01,474। गाजियाबाद की पॉपुलेशन है 23,58,525 और आगरा की पॉपुलेशन है 17,46,467। एक चीज इसमें नोट करने वाली बात यह है कि इन चारों शहरों की जो पॉपुलेशन है वह 10 लाख से ज्यादा है। ठीक है, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो देखिए, 2011 का जो सेंसस था उसके अनुसार पूरे भारत में कुल 53 मिलियन प्लस शहर थे। अब बात आती है मिलियन प्लस शहर का क्या मतलब होता है? तो वह शहर जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा हो, या यह कह सकते हैं 1 मिलियन से ज्यादा हो। ठीक है, तो उनको मिलियन प्लस शहर कहा जाता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 53 मिलियन प्लस शहर थे, जिनमें से 7, ध्यान दीजिएगा, जिनमें से 7 जो है उत्तर प्रदेश में थे। ठीक है, और उन 7 में से 4 शहर कौन से हैं? कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद और आगरा, जिनमें जो है जनसंख्या का क्रम यह दिया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने ग्राम्य नगरीकरण अर्बनाइजेशन के विचार को विस्तार से बताया था? तो ये हैं जीएस घुर्वे। इन्होंने ही कॉन्सेप्ट जो है अर्बनाइजेशन का दिया था। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि ये हैं कौन। तो गोविंद सदाशिव घुर्वे, यह इनका पूरा नाम है, ने ग्राम्य नगरीकरण के विचार को विस्तार से बताया है और स्वतंत्रता के बाद भारत में समाजशास्त्र की शुरुआत करने वाले पहले व्यक्ति थे। इन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की और सोशियोलॉजिकल बुलेटिन पत्रिका की भी शुरुआत की। तो इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो सोशियोलॉजिस्ट के रूप में भारत में काफी ज्यादा है। और इनका जो है कॉन्सेप्ट अर्बनाइजेशन, ठीक, अर्बनाइजेशन जो है इनका दिया हुआ कॉन्सेप्ट है और इसको इन्होंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। तो गोविंद सदाशिव घुर्वे ने ग्राम्य नगरीकरण के विचार को विस्तार से बताया है और स्वतंत्रता के बाद भारत में समाजशास्त्र की शुरुआत करने वाले ये पहले व्यक्ति थे और इन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की और सोशियोलॉजिकल बुलेटिन पत्रिका की भी शुरुआत की। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो दिए गए ऑप्शन में जो सही है वह है ऑप्शन नंबर डी, टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। यह जो है वो मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। इसकी जो बात की जाती है वो डीपीएसपी में, ठीक है,
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का में जो अनुच्छेद 49 है उसमें बात की जाती है। ठीक है, तो 49 नंबर के जो आर्टिकल में क्या बात की गई है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। ठीक, तो दिए गए प्रश्न में बात यह पूछी जा रही है कि कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो क्या नहीं है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। तो इस प्रश्न के अनुसार जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। तो यह आता किस में है, तो यह आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 49 के तहत। अब थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में। देखिए, मौलिक कर्तव्य जो है हमारा, जो शुरू का जो संविधान होता है, ठीक, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, उस समय मौलिक कर्तव्य नहीं शामिल किए गए थे। मौलिक कर्तव्य को 1976 में, ध्यान दीजिएगा, 1976 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़े गए। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और 86वें 86th संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य जो कि शिक्षा प्रदान करने को लेकर था वो जोड़ा गया। तो इसका मतलब वर्तमान में टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स हो गए, तो फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की जा रही है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज, तो टोटल जो फंडामेंटल ड्यूटीज हो गए वो 11 हो गए। ठीक, तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में जो है वो 11 है, जबकि 42वें संविधान संशोधन 1976 में केवल और केवल 10 मौलिक कर्तव्य ही जोड़े गए थे। लेकिन 2002 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य शिक्षा प्रदान करना भी जोड़ा गया। अब जो मौलिक कर्तव्य जोड़ने की जो बात की गई वह स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे की गई। ठीक है, तो स्वर्ण सिंह समिति ने 1976 में सिफारिश की मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने को लेकर। तो संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। शिक्षा का अधिकार मौलिक कर्तव्य के साथ साथ मौलिक अधिकारों में भी स्थान मिला हुआ है और मौलिक कर्तव्य सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधीन लागू नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य जो है आप इंप्लीमेंट नहीं करवा सकते सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। लगे हाथ हम लोग जान लें कि ये जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, वो कौन कौन सी हैं। ध्यान दीजिए, पहला, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। तीसरा, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे। चौथा, देश की रक्षा करे। पांचवा, भारत के सभी लोगों की समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करे। छठा, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करे। सातवां है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे। ठीक है, तो सातवां क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे, उसको बढ़ाए। आठवां है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे। नौवां पॉइंट है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे। 10वां जो फंडामेंटल ड्यूटी है वह है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे। 11वां है, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ये जो है वो 86 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था जो कि 2002 में आया उससे जोड़ा गया 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है वो मिडावल हिस्ट्री से है। ठीक, औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो है वो ध्यान से देखिए। इसमें जो है उसके शासनकाल के दौरान जो घटनाएं हुए हैं वो दी गई हैं, उनको जो है पहले कौन हुई फिर बाद में क्यों हुई, इन घटनाओं को जो है उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो देवराय की लड़ाई, बनारस के पास सूजा की पराजय, सामूगढ़ की लड़ाई और धर्मत की विजय। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन में जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। अब हम बात करेंगे कि ये जो युद्ध हुए हैं वो किन किन टाइम पीरियड में हुए हैं। ठीक है, तो
बनारस के पास सूजा की जो पराजय होते हैं वो फरवरी 1658 में होती है। हरमत में जो विजय होती है वो अप्रैल 1658 में होती है। ठीक है, 2 महीने बाद। सामूगढ़ की जो लड़ाई होती है उसी साल ये नेक्स्ट मंथ में, अप्रैल के बाद मई 1658 में होता है। ठीक है, और देवराई की जो लड़ाई होती है वो अप्रैल नेक्स्ट ईयर, अप्रैल 1659 में होती है। तो इस तरीके से देखें तो जो पहला है वो देवराई की लड़ाई। देवराई की लड़ाई कब? अप्रैल 1600, अप्रैल 1659। बनारस के पास शाह शुजा की पराजय यह कब? फरवरी, फरवरी 1658, 1658। सामूगढ़ की लड़ाई के बारे में बात करें तो ये हो गया मई, मई 1658। और धर्मत में विजय की अगर बात करें तो यह है अप्रैल, अप्रैल 1658। तो इस तरीके से जब हमारे पास डेट क्लियर है हम इनको अरेंज करेंगे तो क्या क्रम आएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला आएगा। 2 के बाद चौथा, फिर तीसरा और लास्ट में 1, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है? ठीक है, बायोडिग्रेडेबल पूछा जा रहा है कि कौन सा पदार्थ जो है बायोडिग्रेडेबल के अंतर्गत आता है। तो दिए गए ऑप्शन में जो है सही उत्तर है ऊन। तो देखिए, जैव निम्नीकरणीय पदार्थों की पहचान करने के लिए एक सिंपल सा तरीका है, वे पदार्थ जो जो प्लांट या एनिमल, ठीक है, प्लांट या एनिमल से प्राप्त हों वो बायोडिग्रेडेबल होंगे ही होंगे। ठीक है, तो वनस्पति, वनस्पति और जंतु, अगर इनसे प्राप्त हो रहा है कोई भी पदार्थ तो वो क्या होगा? जैव निम्नीकरणीय होगा, बायोडिग्रेडेबल होगा। ठीक है, मतलब कि समय के साथ उसका जो है वो खत्म हो जाना है। तो दिए गए ऑप्शन में जो है वो जंतु से जो प्राप्त होने वाला है वो है ऊन, बाकी जो है वो उनका केमिकली मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऊन। तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा पुनः पृथ्वी में घुल मिल जाते हैं, इससे पर्यावरण की कोई क्षति नहीं होती है और उन एक बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है। अन्य बायोडिग्रेडेबल पदार्थ में जैसे मानव और पशु अपशिष्ट मतलब जो रेसिड्यू होते हैं, पादप उत्पाद मतलब कि जो पौधों से प्राप्त जो पदार्थ हैं जैसे कि लकड़ी, कागज, जो भी फूड आर्टिकल्स हैं, खाद्य सामग्रियां हैं, मृत जीवों के अवशेष, अंडे का खोल, ये सभी जो है वो बायोडिग्रेडेबल के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न जनसांख्यिकी लाभांश है। यहाँ पे पूछा जा रहा है द डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? ठीक, तो यह है जो 15 से 59 वर्ष की जो कार्यशील जनसंख्या होती है उसको इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। एक्चुअली क्या होती है कि जो 15 से 59 वर्ष की जो पॉपुलेशन होती है वो वर्किंग पॉपुलेशन होती है, और इससे नीचे मतलब 15 साल से नीचे की बात कर लिया जाए, ठीक, और 59 साल के बाद ये जो पॉपुलेशन होती है वो क्रियाशीलता में अंतर्गत नहीं आती है और इससे जो है कम्युनिटी को फायदा नहीं होता है। तो जनसांख्यिकी या डेमोग्राफिक डिविडेंड या लाभांश की जो बात की जाती है, यही जो कार्यशील जनसंख्या होती है 1559 वर्ष की, वही आती है इसके अंतर्गत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण या कोऑर्डिनेशन के बारे में कहता है? ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका स्पीक ऑफ रिलीजियस सिंथेसिस? ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है? रिलीजियस सिंथेसिस या समन्वय के बारे में बताता है। तो यह है रॉक एडिक्ट 12th। तो 12वां शिलालेख यह किसके बारे में बताता है? रिलीजियस सिंथेसिस या धार्मिक संश्लेषण के बारे में। थोड़ा डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। अशोक का 12वां शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध कराता है। और 12वां शिलालेख अशोक कहते हैं कि सभी संप्रदायों के सार तत्व में वृद्धि हो, क्योंकि सबका मूल क्या है? संयम ही है। अशोक के द्वितीय बृहद शिलालेख में चोल, पांड्य, सत्य पुत्र और केरल पुत्र की चर्चा की के साथ मनुष्यों एवं पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो यह बात जो है वो अशोक के द्वितीय शिलालेख में की गई है। ठीक है, तो दिए गए प्रश्न के अनुसार जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 12वां शिलालेख। इको मार्क इज गिवन टू अ प्रोडक्ट विच इज, किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? ठीक है, तो जो पर्यावरण से मित्रवत हों उनको जो है इको मार्क दिया जाता है, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, मतलब कि वे प्रोडक्ट जो पर्यावरण को नुकसान न
पहुंचाते हैं उनको जो है इको मार्क लेबलिंग दी जाती है। ठीक है, तो इको मार्क प्रमाणन जो है भारतीय मानक ब्यूरो, ठीक, BIS, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा ऐसे उत्पादों को प्रदान किया जाता है जो BIS द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पारिस्थितिकी रूप से, ध्यान दीजिए, इकोसिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से सुरक्षित हैं, वह उनको नुकसान न पहुंचा रहे हैं और यह प्रकृति में स्वैच्छिक हैं और बाजार में पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों की पहचान करने में मदद करता है। और इको मार्क प्रमाणन, जो इको मार्क लेबलिंग या सर्टिफिकेट जो जारी करने की शुरुआत होती है वह होती है 1991 से। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इको मार्क लेबलिंग की शुरुआत कब से होती है तो 1991, तो ये डेट याद रखिएगा, 1991। नेक्स्ट, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी थ्रू, ठीक है, तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? ठीक है, ये काफी आसान सा क्वेश्चन है। तो देखिए, सोलर एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में फोटोवोल्टाइक सेल के द्वारा परिवर्तित करते हैं। तो फोटोवोल्टाइक सेल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करने के लिए। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित हैं? तो यह संबंधित हैं मारवाड़ से। इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। देखिए, जैता और कुंपा का संबंध जो है वो मारवाड़ क्षेत्र से है। 1544 में गिरी सुमेल युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है यह वार, गिरी सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी जैता और कुंपा की वीरता की सराहना करता है और उस समय मारवाड़ का राजा मालदेव था। कौन था? मारवाड़ का राजा मालदेव था, जिसके सेनानायक थे कौन? जैता और कुंपा। ठीक, तो उस समय मारवाड़ का राजा मालदेव के सेनानायक थे जैता और कुंपा, और इनकी वीरता से काफी प्रभावित हुआ था कौन सा? शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी ने मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य और पराक्रम से प्रभावित होकर कहा था कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। यह जो है वो शेरशाह सूरी बोलता है मारवाड़ के युद्ध में। ठीक है, तो क्या बोलता है? शेरशाह ने मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर क्या कहा था? मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट टू अचीव बाय 2030? ठीक, 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में नहीं रखा गया है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो सतत विकास लक्ष्य है SDG है, तो उनकी संख्या है 17। ठीक है, 17 लक्ष्य जो है वो गोल जो है वो रखे गए हैं। उनमें से कौन सा नहीं है? तो दिए गए ऑप्शन में जो सही उत्तर है आंतरिक अनुसंधान। अब इसी प्रश्न के साथ हम लोग क्या जानेंगे कि जो भी 17 लक्ष्य हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहला इसका जो है वो क्रम भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पहला लक्ष्य क्या है, तो वो है नो पॉवर्टी। ठीक है, पहला लक्ष्य क्या है? नो पॉवर्टी। दूसरा क्या है? जीरो हंगर। ठीक है, कोई भूखा ना रहे। तीसरा क्या है? गुड हेल्थ एंड वेलबींग, सबके लिए स्वास्थ्य। ठीक, स्वास्थ्य जो है वो अच्छा हो, वो तीसरा जो है वो लक्ष्य रखा गया है। क्वालिटी एजुकेशन की बात की है, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा की बात की गई है चौथे में। जेंडर इक्वेलिटी की बात की है, लैंगिक समानता की बात पांचवें में की गई है। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक, साफ पानी और स्वच्छता की बात जो है वो गोल नंबर 6 में किया गया है। गोल नंबर 7 में जो है एफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी की बात की गई है। आठवां जो SDG गोल है वो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करता है। 9th नंबर का जो गोल है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करता है। 10वां जो है रिक्वायर्ड इनइक्वालिटीज के बारे में बात करता है। 11वां सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। 12th नंबर का जो SDG गोल है वो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन के बारे में बात करता है। 13वां जो है वो क्लाइमेट एक्शन का लक्ष्य है। 14वां जो गोल है लाइफ बिलो वाटर, ठीक, और 15वां जो गोल है वो लाइफ ऑन लैंड को लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जो 16वां लक्ष्य है वो पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन की बात करता है। और 17वां जो गोल है SDG का वो है पार्टनरशिप फॉर दी गोल्स। ठीक, तो इस
लक्ष्य के लिए साझेदारी की जो बात की जाती है वो 17th या लास्ट नंबर का जो गोल है उसके बारे में बात की जाती है। एक बार मैं और कहूंगा कि जो 17 गोल हैं आपको जो है क्रमबद्ध तरीके से याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि 5वें नंबर का गोल क्या है एसडीजी का, तो आप बोलिएगा जेंडर इक्वेलिटी। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि 6ठे नंबर का गोल क्या है एसडीजी का, तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। पहले नंबर का क्या है, तो नो पॉवर्टी। सेकंड नंबर का क्या है, जीरो हंगर। तो इस तरीके से सारे गोल जो क्रमबद्ध तरीके से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा पौधा है जो कि पर्यावरण के लिए जो है वो खतरा की श्रेणी में आता है, नुकसान पहुंचाता है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज डेंजरस फॉर इन्वायरमेंट। तो यह है यूकेलिप्टस का पेड़। अब हम जानेंगे कि यह जो यूकेलिप्टस का पेड़ है उसको पर्यावरण के लिए खतरनाक क्यों बताया गया है। तो देखिए, यह जो पेड़ है भूमजल के अत्यधिक दोहन के कारण यूकेलिप्टस को पर्यावरण के लिए खतरा माना जाता है और इसे पारिस्थितिकी आतंकवादी की संज्ञा से भी अभिभूत किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन्वायरमेंट टेररिस्ट कौन सा वृक्ष कहलाता है, ठीक है, तो पारिस्थितिकी या जो इकोसिस्टम टेररिस्ट पारिस्थितिकी आतंकवादी की संज्ञा से जिस पेड़ को बोलते हैं वह है यूकेलिप्टस का पेड़। ठीक है, और ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यह बहुत जो है ग्राउंड वाटर को एब्जॉर्ब करता है। यह वृक्ष जहां पर भी उगता है वहां भूमि से बहुत अधिक मात्रा में पानी खींचता है, जिससे उसके जो आसपास क्षेत्र में जो जल असंतुलन है उसकी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो वाटर इम्बैलेंस की जो है वो सिचुएशन क्रिएट करता है और जहां पे यह प्लांट ग्रो करता है अन्य जो पौधे हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। ठीक, उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। तो इसी वजह से पारिस्थितिकी आतंकवादी की भी इसको संज्ञा दी जाती है। तो दिए गए ऑप्शन में क्या सही उत्तर है, यूकेलिप्टस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज डेंजरस फॉर एनवायरमेंट, यूकेलिप्टस। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। ठीक है, तो दिल्ली को जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया वो बनाया गया था 69वें 69th नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, 69th मतलब कि 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, 69th नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जिसके तहत 1991 में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। इस संशोधन में दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्य जो है वो मंत्री परिषद की भी व्यवस्था की गई। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो दिल्ली है, ठीक, दिल्ली एनसीआर है, उसमें विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो टोटल सीट हैं 70, जिसमें जो है वो 7 सदस्य जो है वो कैबिनेट हुआ करेगी। ठीक है, तो 7 सदस्य जो है वो मंत्री परिषद है। यह वीडियो आपको कैसा लगा, जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो की पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।